हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर ठीक है, समझदा। एनर्जी मीटर कौन सा है जो आप घर पर यूज करते हो, और आपको पता है घर पर जो आपका एनर्जी मीटर है वो किसकी फॉर्मेट में आपको आंसर देता है। तो आपने इस मंथ में जितना पावर कंज्यूम किया है उसके रेस्पेक्ट में आपको यूनिट निकालेगा कि आपने इस बार 100 यूनिट पावर कंज्यूम किया है, या फिर आपके पास में क्या है 150 यूनिट का आपने पावर कंज्यूम किया हुआ है। तो यूनिट की फॉर्मेट में काम करता है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। और अगर आपसे बोल दिया एनर्जी मीटर है, तो आपसे बोल दिया जाए अगर एनर्जी निकालना है तो एनर्जी क्या होती है बताओ? पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या होगी? पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं? वी आई इंटू टी। अगर आपको वी अगर वोल्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अगर वी आपको वोल्ट में गिवन है, करंट आई अगर एम्पियर में गिवन है, और टाइम टी अगर सेकंड में गिवन है, तो इस टाइम पर एनर्जी की यूनिट क्या होगी? वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या यूनिट होगी? वोल्ट एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? वॉट इंटू सेकेंड। लेकिन आपका जो एनर्जी मीटर है वो तो किलोवाट आवर की फॉर्मेट में पावर मेजर करता है, और यहां पर क्या है? वोट इंटू सेकेंड है। अगर वोट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे अपन? 1000 का डिवाइड। यानी इसका मतलब अगर मैं इसमें 1000 का डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? वी आई इंटू टी डिवाइड बाई क्या होगा? 1000। नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा बताओ? किलोवाट इंटू सेकेंड। किलोवाट इंटू सेकेंड होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? किलोवाट आवर, और आवर चाहिए। तो सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आपको पता ही होगा? 3600 का अपन क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये आपका एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होगा, और इसकी यूनिट क्या होगी? किलोवाट आवर। इसकी यूनिट क्या होगी? किलोवाट आवर। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपके पास में क्या है, अगर आपको यूनिट किलोवाट आवर की फॉर्मेट में पावर निकालना है, किलोवाट आवर की फॉर्मेट में अगर आपको एनर्जी निकालना है, ठीक है, एनर्जी निकालना है, तो उस टाइम पर आपको वी वोल्ट में दिया हुआ हो, करंट आई एम्पियर में दिया हुआ, टाइम टी सेकंड में दे रखा है, तब अपन ये फॉर्मेट यूज करेंगे एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, वैसे पता होगा आपके पास में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, समझना। अगर मैं एनर्जी मीटर का डायग्राम बनाऊं तो एनर्जी मीटर का डायग्राम क्या होता है समझना। यहां पर क्या होगा आपके पास में? दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। एनर्जी मीटर में क्या होगा? दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। एक को अपन बोलेंगे शंट मैग्नेट, और दूसरे को अपन क्या बोलेंगे? सीरीज मैग्नेट। तो यहां पर ये मेरे पास में क्या होगी? शंट मैग्नेट, और इस पर अपन क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होगा?
इस पर अपन क्या करेंगे, पोल पर कोइल को अपन वाउंड करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर कोइल को वाउंड करता हूं तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर कोइल वाउंड करेंगे और ये जो शंट मैग्नेट होगी, इस शंट मैग्नेट को अपन डायरेक्टली किससे कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से। आपका सिंगल फेज एसी सोर्स से अपन इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहां से मैं इसको सिंगल फेज सप्लाई देके चल रहा हूं। इसका वोल्टेज क्या है, वी वोल्टेज है, वी फेज। ये ध्यान रखना है कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज। और उसकी वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। उस करंट को अपन क्या बोलेंगे, ISH। तो यहां पर जो करंट फ्लो होगा इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, मैं ISH। और अगर आपको पता है किसी भी कोइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स। ठीक है, तो इस करंट की वजह से इसमें जो फ्लक्स होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, phi-SH। तो यहां पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूं phi-SH। और आपको पता है phi-SH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ISH, क्योंकि आपको पता है फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। ठीक है, और अगर मैं इसी को लिखूं कि phi-SH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISH है, और क्या इसी को मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V फेज है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V फेज है? अरे ऐसा बोल सकता हूं मैं? चलो इसको अपन बाद में यूज कर लेंगे V फेज वाले को। अब देखो ये मेरे पास में, ये तो कौन सी मैग्नेट है, शंट मैग्नेट। और इसी को अपन क्या बोल के चलते हैं, शंट मैग्नेट। जिससे मैंने आपको बोला था कि वोल्टमीटर में कितनी कॉइल होती है, 2 कॉइल। कौन कौन सी, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। क्या होगा आपके पास में, करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल। सेम यहां पर भी क्या होगी, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल होगी। और इस शंट मैग्नेट को अपन क्या बोल के चलते हैं, प्रेशर कॉइल या फिर वोल्टेज कॉइल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेरे पास सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसको अपन क्या बोल के चलते हैं आपके पास में, वोल्टेज कॉइल। आपको पता होगा वोल्टमीटर में भी क्या था, तो वोल्टमीटर में जो प्रेशर कॉइल थी आपके पास में, ये जो प्रेशर कॉइल थी वो सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। ठीक है, यानी प्रेशर कॉइल है वो सप्लाई से क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। तो इसीलिए इसको भी अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर कॉइल। और करंट कॉइल क्या था, तो आपको पता होगा वोल्टमीटर में जो करंट कॉइल थी वो लोड के कहां पर थी, सीरीज के अंदर। तो करंट कॉइल लोड के सीरीज में थी और प्रेशर कॉइल लोड के कहां थी, पैरेलल में। तो सेम यहां पर भी वही फॉर्मेट होगा, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग तरह से डायग्राम बनेगा। तो यहां पर भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, करंट कॉइल होगी। और करंट कॉइल होगी तो इसको अपन कैसे कनेक्ट करेंगे, लोड के सीरीज में। और यहां पर क्या कनेक्ट होगा, आपका घर का लोड। यहां पर क्या कनेक्ट होगा, लोड। और इसमें लोड में करंट फ्लो हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूं IL करंट फ्लो हो रहा है। और यहां का वोल्टेज क्या है, लोड का वोल्टेज। लोड में करंट क्या है, I फ्लो हो रहा है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये कौन सी कॉइल है, इसी को अपन क्या बोल के चलते हैं, इसको अपन बोलते हैं शंट कॉइल। इसको अपन क्या बोलेंगे, सीरीज कॉइल। ठीक है, या शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट, कोई दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये मेरे पास में क्या है, शंट कॉइल है। और इसको अपन क्या बोल के चलेंगे, सीरीज कॉइल। सीरीज कॉइल। और सीरीज कॉइल को अपन क्या और क्या बोल के चलते हैं, करंट कैरिंग कॉइल या करंट कॉइल। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास में लोड के कहां पर है, सीरीज में है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट कॉइल होगी। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, शंट कॉइल को अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर कॉइल। तो शंट कॉइल को अपन क्या बोल के चलेंगे यहां पर, प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल। और यहां पर भी क्या होगा, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है और अगर इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, आपका phi-SC। कौन सा फ्लक्स होगा, phi-SC फ्लक्स होगा, सीरीज फ्लक्स। और phi-SC जो होगा, अगर मैं मान के चल रहा हूं इसमें करंट ISC फ्लो हो रहा है, तो phi-SC जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आईएससी होगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड करंट, क्योंकि सीरीज में आपके पास में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, करंट कैरिंग कॉइल का क्या होगा, करंट और लोड करंट दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये काम अपन कहां कर चुके हैं, वोल्टमीटर में भी अपन ने सेम काम किया हुआ है और एनर्जी मीटर में भी सेम अपन वही काम करना है, बस डायग्राम में थोड़ा सा अलग तरीके से बना रखा है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहां पर और क्या होता है, तो यहां पर एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है, इसके अलावा यहां पर क्या होता है, एक एल्यूमिनियम डिस्क होगी, ये एक एल्यूमिनियम डिस्क होगी और साथ में क्या होगी, यहां पर एक और परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट क्यों प्लेस करते हैं एल्यूमिनियम डिस्क, तो आपको पता ही होगा, एनर्जी मीटर में प्रेजेंट होती है। परमानेंट मैग्नेट क्यों प्लेस करते हैं, इसका रीजन अभी मैं आपको बता दूंगा। यहां पर क्या होगी, साथ में एक परमानेंट मैग्नेट, तो ये होगी मेरे पास में परमानेंट मैग्नेट और ये मेरे पास में क्या होगी, एल्यूमिनियम डिस्क। तो ये आपका एनर्जी मीटर का डायग्राम होता है। इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इस डायग्राम में किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखो, आपसे मैंने आपको बताया था कि वोल्टमीटर में जो प्रेशर कॉइल होती है, वोल्टमीटर में जो प्रेशर कॉइल होगी वो आपके पास में क्या होती है, हाईली इंडक्टिव या हाईली रेजिस्टिव। वोल्टमीटर की जो प्रेशर कॉइल होती है वो हाईली इंडक्टिव होती है, हाईली रेजिस्टिव। प्रेशर कॉइल ऑफ वोल्टमीटर हाईली रेजिस्टिव। और अगर हाईली रेजिस्टिव है, लेकिन आप मुझे बताओ यहां पर आपके हाईली रेजिस्टिव हो सकती है क्या, एनर्जी मीटर जो है उसकी प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव हो सकती है क्या, नहीं। यहां पर अपन क्या करते हैं, प्रेशर कॉइल अपन हाईली इंडक्टिव डिजाइन करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपके घर पर जो एनर्जी मीटर है, मैंने क्या बोला था, 1 यूनिट की फॉर्मेट में पावर मेजर करेगा, ठीक है। आपका जो एनर्जी मीटर है वो 1 यूनिट की फॉर्मेट में पावर मेजर करेगा, और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। अच्छा ठीक है, अपन बार बार क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं ना कि बिजली के पैसे, मतलब बिजली की रेट बढ़ा रही है, ठीक है, यूनिट की कॉस्ट बढ़ा रही है, ठीक है, पैसा बढ़ा रही है, तो अपन बार बार ब्लेम करते हैं, मनी मन उनको गालियां भी देते हैं कि अभी आपको और चार्जेस बढ़ा दिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पर। तो आप मुझे बताओ, एक काम करना चाहिए आपको, मतलब मनी मन में आप क्या करते हो, गालियां देते हो उनको, ठीक है, या फिर सोचते होंगे कि यार क्यों बढ़ा रहे हैं पैसे। एक्चुअली है ना, गवर्नमेंट आपसे पूरा पैसा नहीं ले रही है, मैं आपको सच बताऊं ना, तो गवर्नमेंट आपसे पूरा पैसा नहीं ले रही। अगर आपसे पूरा पैसा लिया जाए तो आपका जो बिल है वो 2 to 3 टाइम्स आएगा। अभी जो बिल आ रहा है करंट में वो 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा अगर आपसे पूरा पैसा लिया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट आपसे क्या होगा, पूरा पैसा नहीं लेती, क्यों, क्योंकि देखो आपका जो, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट आपका एक यूनिट की फॉर्मेट में पैसा लेती है कि 1 यूनिट का पर कॉस्ट उनका होता है कि 1 यूनिट अगर आप लोग पावर कंज्यूम करोगे तो आपके पास में इतना पैसा लगेगा। और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर क्या होगा, ये किलोवाट किसकी यूनिट होती है, किलोवाट किसकी यूनिट होती है, एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर, तो किसका होता है, एक्टिव पावर। तो ये आपके पास में क्या होगा, एक्टिव पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने घर पर एक्टिव पावर कितने टाइम के लिए कंज्यूम कर रहे हो। जैसे सपोज मान के चलो आपका 100 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है। अगर 100 वोल्ट का बल्ब है और अगर आप क्या करोगे, उसको 10 घंटे तक आप चालू रखोगे, ठीक है। अगर आपके पास में 100 वोल्ट का बल्ब है और अगर आप उसको 10 घंटे तक चालू रखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम करेगा। आपका जो घर पे जो बल्ब है वो क्या होगा, 1 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम करेगा। और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, 1 यूनिट आपके यहां पर निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो डिवाइस है जो एक्टिव पावर जितना कंज्यूम करेगी, ओनली एक्टिव पावर जितना कंज्यूम करेगी, उसी का आपके पास में गवर्नमेंट पैसा लेती है, सिर्फ आपसे एक्टिव पावर का। आप मुझे बताओ, क्या आप रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप ये बताओ, क्या आप रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं कर रहे हो, क्या आप घर पर जो आपके पास में इक्विपमेंट है वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम, इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, क्या कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि आपके घर पर जो है 70-80% जो आपके पास में लोड होता है वो कौन सा होता है, इंडक्टिव लोड होता है। रजिस्टिव पार्ट कम होता है, इंडक्टिव पार्ट क्या होगा आपके पास में, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर इंडक्टिव पार्ट बहुत ज्यादा है तो रिएक्टिव पावर भी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, और रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आपसे गवर्नमेंट अगर आपसे रिएक्टिव पावर का भी पैसा ले, ठीक है, अगर आपसे गवर्नमेंट रिएक्टिव पावर का भी पैसा ले, तो जो अभी आपका जो बिल आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा बताओ,
2 to 3 टाइम्स, क्योंकि आपके पास 70-80% लोड तो क्या है, इंडक्टिव लोड है, और इंडक्टिव लोड तो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी आपसे है ना, आपको थैंक्स बोलना चाहिए गवर्नमेंट को कि अभी आपसे ओनली सिर्फ एक्टिव पावर का ही पैसा ले रही है। ठीक है, रिएक्टिव पावर का पैसा आपसे गवर्नमेंट अभी तक नहीं ले रही है। ठीक है, अगर ले तो अभी आपका जो बिल है वो 2 to 3 टाइम्स आएगा। नेक्स्ट, लेकिन अगर आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्लांट्स, अगर आप किसी बड़े बड़े प्लांट्स में गए होंगे तो बड़े बड़े प्लांट्स में क्या होता है, गवर्नमेंट जो क्या काम करेगी, वहां पर 2 एनर्जी मीटर लगे होते हैं, एक रिएक्टिव पावर का मेजर करने वाला और दूसरा क्या आपके पास एक्टिव पावर मेजर करने वाला। ठीक है, तो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, एक्टिव पावर का भी पैसा पे करते हैं और रिएक्टिव पावर का भी पैसा पे करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्लांट्स या इंडस्ट्रीज है उनसे दोनों का पैसा लेती है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का पैसा लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि अगर आपके एरिया के पास में कोई भी प्लांट है या कोई फैक्ट्री है, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके एरिया में लाइट कट हो चुकी है, बट जो प्लांट्स है या फैक्ट्री है वहां पर लाइट 24 आवर्स आती है। ऐसा क्यों? आपके घर पर हो सकता है कि आपके पास में 5 घंटे लाइट ना आए, 10 घंटे लाइट, सिटी में तो नॉर्मली आता है, गांव में अगर आपके पास में कटौती होती होगी, लाइट कम आती है, तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइट आपके यहाँ पर कम आती है, लेकिन आपके पास में अगर कोई प्लांट है, इंडस्ट्री है, तो उसको 24 आवर्स बिजली देगी। क्यों? ऐसा क्यों? आप मुझे बताओ, अगर आपको पावर, मतलब अगर आपके पास में क्या है, आपको पावर दिया जाए तो उनके लिए क्या है, वो तो बेनिफिशियल नहीं है। उनके लिए बेनिफिशियल क्या है कि प्लांट्स को जितना पावर सप्लाई करेंगे वहां से क्या होगा, उनके पास रिएक्टिव पावर का भी पैसा आएगा, ये एक्टिव पावर का भी पैसा आएगा, तो वो डबल पैसा पे कर रहे हैं, तो वो आपको क्यों पावर सप्लाई करेगा? ठीक है, वो पावर किसको सप्लाई करेगा? प्लांट्स को सप्लाई करेगा। आपको पावर तो कब सप्लाई किया जाता है कि आपके पास में क्या है, पावर को उन्होंने पावर, मतलब प्लांट्स को पावर सप्लाई कर दिया, उसके बाद में फिर भी गवर्नमेंट के पास में क्या है, एक्स्ट्रा पावर अवेलेबल है, देन आपके एरिया में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप नहीं होते, फर्स्ट प्रायोरिटी में इंडस्ट्रियल एरिया होता है कि पहले वहां पर पावर सप्लाई करना है। और देखो और क्या है, दूसरा क्या है आपके पास में, रीजन क्या है कि आपके पास में क्या है, पावर सप्लाई कर दिया तो आप दिन में तो क्या करते हो, अपना लाइट भी बंद करके बैठ जाते हो। ठीक है, यानी आप पावर बहुत ही कम कंज्यूम करते हो। लेकिन आपको पता है अगर गवर्नमेंट ने एक बार पावर सप्लाई किया आपके एरिया में, अगर आप पावर कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट के लिए वो तो क्या है, लॉस है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं आज 10 या 15 साल पहले, ठीक है, तो 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 15 साल पहले आपको पता होगा कि लाइट बहुत ही कम आती थी, मान के चलो दिन में 7-8 घंटे ही लाइट आती थी। अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं, ठीक है, सही है, अगर मैं 10 से 15 साल पहले की बात करूं तो आप मुझे बताओ कि आपके पास में गांव में जो लाइट है वो नॉर्मली कितनी आती थी, 8 से 10 घंटे की। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बात करूं करंट में, तो अभी थोड़ा लाइट थोड़ी ज्यादा आने लग गई। ठीक है, अब हो सकता है कि बहुत ही कोई बैकवर्ड एरिया है तो वहां पर हो सकता है कि लाइट अभी तक ना आए, लेकिन अगर नॉर्मली जो गाँव है, अभी फिलहाल आपके पास में 24 में से 20 आवर्स या फिर आपके पास में 18 आवर्स लाइट नॉर्मली आने लग गई है। ठीक है, और सिंगल फेज सप्लाई तो नॉर्मली आजकल बहुत सारे में तो 24 आवर्स भी आता है, थोड़ा बहुत हो सकता है घंटे 2 घंटे की कट होती हो। अब आप मुझे बताओ 15 साल पहले आपको पावर सप्लाई नहीं किया जा रहा था और अभी आपको पावर सप्लाई किया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो दूसरा रीजन ये कि 10 से 15 साल पहले अगर मैं बात करूं तो आपके घर में क्या है, रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है, इन चीजों के आपके पास में बहुत ज्यादा नहीं थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा नहीं थे आपके यहाँ पर, अगर फैन अगर आप यूज कर रहे हो, कूलर भी इतना ज्यादा आप यूज नहीं करते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप पावर की डिमांड आपकी बहुत ही कम थी। ठीक है, पावर की डिमांड बहुत कम थी तो वहां से सप्लाई भी क्या होगा, कम ही कर रहे थे। अगर आप पावर कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, इक्विपमेंट ही नहीं है, तो वो पावर आपको कम ही सप्लाई करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गांव में और नॉर्मली एरिया में भी क्या होगा, पावर की डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो आप जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करोगे, मैं बोल रहा हूँ आपके पास में क्या होगा, उतना ही ज्यादा पावर वो सप्लाई करेंगे। अगर आप एक काम करो, आप गवर्नमेंट को बोल दो सर हम आपको रिएक्टिव पावर का भी पैसा पे करेंगे, ठीक है, तो रिएक्टिव पावर का भी पैसा पे करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ आपके घर पर 24 आवर्स बिजली आएगी। गवर्नमेंट के पास में उसकी कमी नहीं है। ठीक है, कि पावर जनरेट कम हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, मेन चीज है कि जो गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा देगा गवर्नमेंट पावर वहीं पर सप्लाई करेगी। ठीक है, क्लियर है? जनरेशन कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है, जनरेशन कैपेसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है। जनरेशन कैपेसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है। डिमांड अगर आपके पास में ज्यादा होगी तो वो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, आपको पावर सप्लाई करेगा। अगर आपकी डिमांड कम है, जनरेशन कैपेसिटी तो अभी भी बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर अभी मैं बोल रहा हूँ कि कोई एरिया है जहां पर डिमांड अभी भी कम है, या फिर नॉर्मली बैकवर्ड एरिया है जहां पर आपके पास में क्या है, अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वहां पर पावर अभी भी कम सप्लाई होता है।
ठीक है। अगर अभी अभी ऐसा नहीं कि अभी जनरेशन की आपके पास में क्या कमी है कि पावर जनरेट कम हो रहा है तो उस एरिया में पावर कम सप्लाई किया जाएगा, नहीं, जनरेट अभी भी आपके पास में अब तो ज्यादा हो रहा है, इनफ है आपके पास में जनरेशन, लेकिन क्या है अभी भी बहुत सारे एरियाज है जहां पर हो सकता है लाइट ना पहुंची हो, ठीक है, या पहुंची भी होगी तो भी बहुत या 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए आती है। बहुत सारे एरिया अभी भी है इंडिया में जहां पर 5-6 घंटे के लिए अभी भी लाइट आती है। अब ऐसा क्यों, उनको 5 घंटे के लिए लाइट क्यों दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी भी वहां पर पावर कंज्यूम करने वाले रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा पावर कंज्यूम ही नहीं करते हैं तो वो सप्लाई क्यों करेगा, गवर्नमेंट को तो उससे लॉस है ना। अगर आपको सप्लाई करेगा, कब सप्लाई करेगा, जब आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में होता है पूरा पावर सप्लाई, ये पूरा पावर सिस्टम डिजाइनिंग वो सब आपने पढ़ा होगा। तो मैं यहां से बोल रहा हूं कि आपके पास में गवर्नमेंट जो है आपसे ओनली किसका पैसा लेती है, सिर्फ एक्टिव पावर का ही पैसा लेती है, रिएक्टिव पावर का पैसा आपसे नहीं लेती कि आपने एक्टिव पावर कितना कंज्यूम किया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ही क्या करोगे, आपके पास में एक्टिव पावर कितना कंज्यूम किया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में आपका यूनिट निकलेगा और आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो मैं बोल रहा हूं यहां पर भी मेरे पास में क्या है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये एनर्जी मीटर है, उस एनर्जी मीटर में क्या होगा, दो फ्लक्स होंगे, एक होगा शंट फ्लक्स और दूसरा क्या होगा सीरीज फ्लक्स। ये शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स जब इस एल्यूमिनियम डिस्क को क्या करेंगे, कट करेंगे, उसकी वजह से इस एल्यूमिनियम डिस्क पर क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और इस एल्यूमिनियम डिस्क पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से आपकी जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो क्या होगी, रिवॉल्व होगी, ठीक है, आपकी जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो क्या होगी, रिवॉल्व करेगी, यानी यहाँ पर रिवोल्यूशन होगा। अब आप मुझे बताओ इस एल्यूमिनियम डिस्क जब रिवॉल्व करेगी और इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क को अपन क्या बोलेंगे, जिससे मैंने आपको इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में मैंने क्या बोला था कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपके पास में क्या होगा, ये आपका मीटर है, अमीटर या वोल्ट मीटर कुछ भी है, और ये आपके पास में पॉइंटर है। तब मैंने क्या बोला था, इस पॉइंटर पर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क पॉइंटर को अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि पॉइंटर पर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क क्या करेगा, पॉइंटर को अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए उसी का नाम मैंने क्या बोला था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, इसके अपोजिट में एक और टॉर्क लगेगा, वो काउंटर बैलेंस का काम करेगा या कंट्रोल करने का काम करेगा, इसीलिए उसको मैंने क्या बोल दिया था, कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। फिर मैंने क्या बोला था कि पॉइंटर अगर आपका जीरो पोजीशन पर आकर ऑसिलेट करेगा तो उन ऑसिलेशन को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, डैम्पिंग सिस्टम यूज करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। तो यहां पर 3 टाइप के टॉर्क थे कि पॉइंटर अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रहा था तो पहला मैंने नाम लिया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, स्प्रिंग उसको कंट्रोल कर रही है तो उसको अपन ने बोला था कंट्रोलिंग टॉर्क, और आपके पास में ऑसिलेशन को रिमूव कर रहा था उसको अपन ने क्या बोला था, डैम्पिंग टॉर्क। तो आप मुझे बताओ यहां पर जो होगा, ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगी या फिर क्या होगी, जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो यहां पर क्या होगी, रिवॉल्यूशन करना है, तो रिवॉल्यूशन के लिए क्या होगा, आपके पास में डिफ्लेक्ट होगी या ड्राइव होगी। किसी चीज का अगर रिवॉल्यूशन कराना है तो उसको ड्राइव करना पड़ता है, जैसे अगर आपकी कार है, अगर आप कार को क्या करते हो, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करवाते हो या ड्राइव करवाते हो, अरे कार को क्या करते हो आप, ड्राइव करवाते हो या डिफ्लेक्ट करवाते हो, ड्राइव, ठीक है। यानी अगर मुझे किसी का रिवॉल्यूशन करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चीज को ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये एल्यूमिनियम डिस्क यहां से क्या होगी, ड्राइव होगी, तभी रिवॉल्यूशन होगा और ड्राइव होगी, इसीलिए यहां पर पहला जो टॉर्क होगा वो कौन सा होगा, ड्राइविंग टॉर्क, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा मेरे पास में, यहां पर टाइप्स ऑफ टॉर्क कौन कौन से होंगे, टाइप्स ऑफ टॉर्क, टाइप्स ऑफ टॉर्क में कौन कौन से होंगे, पहला टॉर्क होगा ड्राइविंग टॉर्क, ड्राइविंग टॉर्क। अब आप मुझे बताओ अगर आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो, अगर आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो, जल्दी बताओ, कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो, क्या करते हो आप, ब्रेक लगाते हो, ठीक है। अगर मुझे स्टॉप करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है तो अपन क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो सेम यहां पर भी क्या होगा, इसको मुझे कंट्रोल करना होगा या स्टॉप करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक लगाऊंगा। तो दूसरा टॉर्क कौन सा होगा, ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क। और थर्ड यहां पर भी क्या होगा, डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क तो यहां पर भी होगा डैम्पिंग टॉर्क। तो यहां पर भी क्या होगा, 3 टाइप के टॉर्क होंगे,
ड्राइविंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, तो काम सेम है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो काम कर रहा था वो ड्राइविंग टॉर्क काम करेगा, ब्रेकिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क सेम आपके पास में, और डैम्पिंग टॉर्क तो आपके पास में सेम ही है, ठीक है। बस ये नाम चेंज हुए यहाँ पर क्योंकि मेरे पास में रिवॉल्यूशन हो रहा है इसीलिए। अब आप मुझे बताओ ड्राइविंग टॉर्क अगर आपसे बोल दिया जाए कि ड्राइविंग टॉर्क कहां से मिलेगा, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर भी करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जब ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कट करेंगे उसकी वजह से यहाँ पर एलिमेंट डिस्क क्या होगा, आपके पास में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ये इफेक्ट कौन सा होता है, इंडक्शन इफेक्ट। अरे टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला ये इफेक्ट कौन सा होता है, इंडक्शन इफेक्ट। तो ये जो आपका एनर्जी मीटर है वो किस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन इफेक्ट पर काम करता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, एनर्जी मीटर किस पे काम, प्रिंसिपल ऑफ, on the principle of induction effect। और इंडक्शन इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसीलिए इसी को अपन क्या बोल के चलते हैं, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको कभी भी एक बार गेट में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पूछा हुआ है, ध्यान रखना, एनर्जी मीटर के नाम से नहीं पूछकर वो हो सकता है कि आपके पास में इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के नाम से पूछ सकता है। मैंने क्या बोला, एनर्जी मीटर किलोवाट आवर की फॉर्मेट में पावर कंज्यूम करेगी, इसका मतलब क्या होगा, वॉट इंटू आवर या वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास, इसी को अपन क्या बोल के चलते हैं, एनर्जी मीटर को वॉट आवर मीटर भी बोल के चलते हैं। इसका एक और नाम क्या होगा, वॉट आवर मीटर भी होगा। तो इनमें से किसी भी नाम से पूछ सकता है, वॉट आवर मीटर, तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि ये जो ड्राइविंग टॉर्क मिलेगा वो कहां से मिलेगा, जिसे मैंने क्या बोला था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहां से मिलेगा, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में मैंने क्या बोला था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहां से मिलेगा। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में जो प्रिंसिपल यूज किया होगा उस प्रिंसिपल से जो टॉर्क मिलेगा वो कौन सा होगा, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सिमिलरली ड्राइविंग टॉर्क कहां से मिलेगा, तो एनर्जी मीटर में जिस प्रिंसिपल से अपन डिजाइन कर रहे हैं एनर्जी मीटर को, तो उसकी वजह से जो टॉर्क मिलेगा वो कौन सा होगा आपके पास में, ड्राइविंग टॉर्क। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, ये कहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा, obtained from induction principle। इंडक्शन प्रिंसिपल। और ये क्या काम करेगा, डिस्क को रिवॉल्व करवाने का काम करेगा। तो ये रिवॉल्यूशन के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट ब्रेकिंग टॉर्क, ये ब्रेकिंग टॉर्क कहां से मिलेगा, मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि ब्रेकिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कराएगा, आपके पास में परमानेंट मैग्नेट। ये जो परमानेंट मैग्नेट है वो क्या काम करेगी, इस एल्यूमिनियम डिस्क के लिए ब्रेकिंग टॉर्क का काम करेगी। तो अभी अपन इसको देखेंगे डिटेल में, अभी मैं ओनली लिख रहा हूं कि ब्रेकिंग टॉर्क कहां से मिलेगा। तो ये कहां से मिलेगा, it is obtained from permanent magnet, permanent magnet। और यही क्या होगा, जो ब्रेकिंग टॉर्क है वही किसके लिए, मैंने क्या बोला था कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या काम करता है, तो मैंने आपको बोला था कंट्रोलिंग टॉर्क एक तो क्या काम करेगा, ड्राइविंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए काउंटर बैलेंस का काम करेगा। दूसरा मैंने क्या बोला था कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या काम करेगा, तो आपका पॉइंटर में स्टडी स्टेट वेलोसिटी का काम करेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिमूव हो जाएगा तो पॉइंटर को फिर से जीरो पोजीशन पर कौन लाएगा, तो आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क लाएगा। तो इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, ब्रेकिंग टॉर्क क्या काम करेगा, तो एल्यूमिनियम डिस्क में स्टडी स्टेट रिवॉल्यूशन हो उसके लिए कौन काम करेगा, ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या काम करेगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, it is responsible for steady state revolution, steady state revolution in disk, steady state revolution का काम करेगा। और डैम्पिंग टॉर्क है, मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं, तीन टाइप की डैम्पिंग होती है, कौन कौन सी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। यहां पर कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं? जल्दी बताओ, यहां पर कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं? कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं? बता चुका हूं मैं, नाम भी लिखा चुका हूं। कौन सी? आनंद बोल रहे हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, राधिका ने बोला एडी करंट डैम्पिंग, और बताओ, और बताओ कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं यहां पर? रिवाइज नहीं किया है क्या? मैंने आपको लिखाया है एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं, यहां पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज नहीं करते हैं। और मैंने क्या बोला था, एडी करंट डैम्पिंग के लिए क्या मस्ट कंडीशन होती है? फ्लक्स शुड बी रिमेन कांस्टेंट। वहां पर मैंने इतना भी बोला था कि जहां पर भी परमानेंट मैग्नेट होगी वहां पर मेरे पास में क्या होगा, एडी करंट डैम्पिंग आएगी। जैसे पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग था, एनर्जी मीटर में भी परमानेंट मैग्नेट यूज किया हुआ है। अब एडी करंट डैम्पिंग कैसे आएगा वो तो मैं भी आपको बताऊंगा ठीक है डिटेल में, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि डैम्पिंग टॉर्क यहाँ पर कौन प्रोवाइड कराएगा? तो एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, परमानेंट मैग्नेट है और उसका फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास में, एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग पीएमएमसी और एनर्जी मीटर दोनों के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आया, यहाँ पर तीन टाइप के टॉर्क होंगे, कौन कौन से? पहला होगा ड्राइविंग टॉर्क, दूसरा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क, सॉरी ड्राइविंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। ड्राइविंग टॉर्क कहाँ से मिलेगा? इंडक्शन प्रिंसिपल से मिलेगा। ब्रेकिंग टॉर्क कहाँ से मिलेगा? परमानेंट मैग्नेट से मिलेगा। परमानेंट मैग्नेट आपके पास में स्टडी स्टेट रेवोल्यूशन का काम करेगी, या डिस्क को स्टॉप करना होगा तो उसका काम भी कौन करेगी, परमानेंट मैग्नेट। तो ब्रेकिंग टॉर्क कहाँ से मिलेगा आपके पास, परमानेंट मैग्नेट से। और डैम्पिंग तो कौन सा यूज करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तीन टाइप के टॉर्क होंगे कहां पर, एनर्जी मीटर के अंदर। नेक्स्ट ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं ईएससी के अंदर कि ड्राइविंग टॉर्क कहां से मिलता है, ब्रेकिंग टॉर्क कहां से मिलता है, स्टेडी स्टेट रिवोल्यूशन के लिए मेन काम कौन करता है, या फिर आपके पास में डिस्क को स्टॉप करना है तो एनर्जी मीटर में स्टॉप करना है काम कौन करता है। तो ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रखे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट समझना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी मीटर को एक्सप्लेन करने के लिए अपन यहां पर क्या करते हैं, दो अजम्पशंस मान के चलते हैं। ठीक है, दो अजम्पशंस क्या क्या मान के चलते हैं? तो पहला तो अजम्पशंस ये होता है एनर्जी मीटर के एनालिसिस में, मैंने क्या बोला था कि ये जो एनर्जी मीटर है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वोट मीटर की प्रेशर कॉइल क्या होती है, तो आपने बताया था हाईली रेजिस्टिव। ठीक है, लेकिन अपन इसकी जो प्रेशर कॉइल है उसको अपन हाईली रेजिस्टिव डिजाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एनर्जी मीटर की प्रेशर कॉइल को हाईली रेजिस्टिव डिजाइन कर लिया तो आपको पता है कि आपका एनर्जी मीटर, मैंने क्या बोला था, 1 यूनिट की फॉर्मेट में पावर कंज्यूम करता है, और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, और ये किलोवाट किसकी यूनिट होती है, एक्टिव पावर। इसका मतलब है कि अगर मेरी प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव होगी तो आप मुझे बताओ आपकी जो प्रेशर कॉइल है वो खुद भी एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा या नहीं करेगा? और आपकी जो प्रेशर कॉइल है वो खुद भी क्या करेगी, एक्टिव पावर कंज्यूम करेगी या नहीं करेगी? और अगर वो खुद भी एक्टिव पावर कंज्यूम करेगी तो आप मुझे बताओ उसकी वजह से भी आपका यूनिट निकलेगा नहीं निकलेगा एनर्जी मीटर के अंदर? अरे उसकी वजह से भी क्या होगा, यूनिट निकलेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एनर्जी मीटर की प्रेशर कॉइल को अगर मैं हाईली रेजिस्टिव डिजाइन करता हूं तो ये खुद एक्टिव पावर कंज्यूम करेगी और उसकी वजह से यूनिट निकलेगा। और क्या आप चाहोगे कि आपका एनर्जी मीटर पावर कंज्यूम करे और कॉस्टिंग आप पे करो? अरे क्या आप कभी ऐसे चाहोगे कि आपका एनर्जी मीटर लक्ष्य आपका वीडियो बंद हो गया क्या? एक मिनट में चालू करवाता हूँ ना, वेट।
उसको बोल दो लक्ष्य को कि वो ब्राउजर की जो हिस्ट्री है वो पूरी डिलीट करके फिर से स्टार्ट करे, चल जाएगा। ब्राउजर के अंदर जो हिस्ट्री है उसको पूरा डिलीट करेंगे और फिर से स्टार्ट करो, चल जाएगा। अगर आप लोगों के पास नंबर हो किसी के पास में तो बोल दो, है ना। ठीक है, समझना। नेक्स्ट, तो मैंने क्या बोला, अपन नहीं चाहेंगे कि आपका एनर्जी मीटर पावर कंज्यूम करे और कॉस्टिंग अपने को पे करनी पड़े। अपन पावर किसका पे करना चाहेंगे कि अपन ने जितना पावर कंज्यूम किया है अपन उसी का पैसा पे करना चाहेंगे। अपन एनर्जी मीटर जो पावर कंज्यूम करे उसका अपन पैसा नहीं पे करना चाहेंगे। इसीलिए अपन यहाँ पर एनर्जी मीटर के अंदर रजिस्टिव एलिमेंट क्या रखेंगे, बहुत ही नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर कॉइल होगी वो मेरे पास में क्या डिजाइन करना चाहोगे, फिर आप बताओ, हाईली इंडक्टिव या हाईली रजिस्टिव? प्रेशर कॉइल क्या डिजाइन करना चाहोगे आप, हाईली इंडक्टिव या हाईली रेजिस्टिव? हाईली इंडक्टिव, क्योंकि जितना इंडक्टिव पार्ट होगा उतना ही वो आपका एक्टिव पावर कंज्यूम कम करेगा और उतना ही मुझे क्या होगा, उसकी कॉस्टिंग, मतलब एनर्जी मीटर जितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसकी कॉस्टिंग उतनी ही कम पे करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने बोला है, ध्यान रखना, हाईली इंडक्टिव, मैंने ये नहीं बोला कि प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, क्योंकि प्योर इंडक्टर डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा तो रजिस्टिव एलिमेंट होगा ही होगा और वो पावर कंज्यूम करेगा तो उसका पैसा तो आपको पे करना ही होगा, लेकिन वो अपने लिए नेग्लिजिबल होगा। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रेशर कॉइल ऑफ एनर्जी मीटर जो होगी वो क्या होगी आपके पास में, प्रेशर कॉइल ऑफ एनर्जी मीटर should be highly inductive. और अपन यहां पर क्या करते हैं, एनर्जी मीटर के एनालिसिस के लिए दो अजम्पशंस मान के चलते हैं। क्या अजम्पशंस मान के चलते हैं? एज्यूम, मैं यहां पर दो अजम्पशंस मान के चलूंगा। पहला अजम्पशन ये होगा कि मैं मान के चलूंगा कि मेरे पास में क्या होगा कि मेरा जो प्रेशर कॉइल है इसके अंदर, एनर्जी मीटर के अंदर, ये जो प्रेशर कॉइल है वो प्रेशर कॉइल को क्या है, जो प्रेशर कॉइल का जो करंट है मेरे पास में, या प्रेशर कॉइल का जो फ्लक्स है वो मेरे पास में क्या होगा, सप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री से लेग करना चाहिए। ठीक है, मेरा पहला एजम्पशन क्या होगा कि प्रेशर कॉइल का जो फ्लक्स है φSH जो 90 डिग्री से क्या करेगा, लेग करेगा, किससे, आपके पास में सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं φSH, या फिर मैं बोल सकता हूं ISH करंट सप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री से लेग करना चाहिए। इसका मतलब क्या अजम्पशंस माना मैंने, कि प्रेशर कॉइल शुड बी प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, क्या अजम्पशंस मान रहा हूं मैं, प्रेशर कॉइल शुड बी प्योरली इंडक्टिव। बट मैंने बोला कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने बोला कि मैं अजम्पशंस मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, पहला अजम्पशंस क्या होगा, प्रेशर कॉइल करंट ISH और φSH, फ्लक्स φSH। ये मेरा अजम्पशन है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोल के चलते हैं, φSH को अपन शंट फ्लक्स, इसी को वो वर्ड क्या यूज कर सकता है, शंट फ्लक्स क्या काम करेगा, तो आपके पास में सप्लाइड वोल्टेज से क्या करेगा, आपके पास में 90 डिग्री से लेग करेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं आप लिख देता हूं, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं लेग एडजस्टमेंट। इसी को अपन क्या बोल के चलते हैं, लेग एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेग एडजस्टमेंट। ठीक है, लेग एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, तो लेग एडजस्टमेंट का मतलब ये कि शंट फ्लक्स
सप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री से लेग करना चाहिए। पूछा हुआ ईएसी में कि लेग एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, तो एनर्जी मीटर के अंदर शंट फ्लक्स जो है वो मेरे पास में क्या होगा, सप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री से लेग करना चाहिए, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, लेग एडजस्टमेंट। बट मैंने क्या बोला, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर उसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर shunt flux, therefore shunt flux तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि यहां पर क्या होगा, आइडियली तो मैं क्या चाहूंगा कि शंट फ्लक्स से वो सप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री से लेग करना चाहिए, उसी को अपन बोलते हैं लेग एडजस्टमेंट। बट प्रैक्टिकली मैंने क्या बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए शंट फ्लक्स जो होगा वो सप्लाइड वोल्टेज से क्या करेगा, 1.5 डिग्री से लेग करेगा, और ये 1.5 डिग्री जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल, लगभग किसके इक्वल होगा, आपके पास में 90 डिग्री के लगभग इक्वल होगा। तो ये मेरे पास में प्रैक्टिकली डेल एंगल होगा, और आइडियली क्या होगा, कितने एंगल से लेग करेगा, 90 डिग्री से। तो ये मेरा पहला अजम्पशन है, ठीक है, कि आइडियली 90 डिग्री से वो लेग कर रहा है। नेक्स्ट अब समझना, दूसरा अजम्पशन से मेरे पास में, आप मुझे बताओ करंट कोइल का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो या वेरी हाई। ये जो करंट कोइल है, इस करंट कोइल का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो या वेरी हाई। करंट कोइल का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो या वेरी हाई, वेरी लो। और अगर इसका रेजिस्टेंस अगर वेरी लो होगा तो यहां पर जो ड्रॉप आएगा इसके क्रॉस वो क्या होगा, नेग्लिजिबल ड्रॉप होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लो रेजिस्टेंस में आता है करंट कोइल का रेजिस्टेंस। और अगर इसके क्रॉस ड्रॉप नेग्लिजिबल होगा तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि करंट कोइल का दूसरा एजम्पशन है कि करंट कोइल के अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दूसरा एजम्पशन क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस करंट कोइल इज नेग्लिजिबल, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस current coil is neglected। तो मैं यहां पर करंट कोइल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ नेग्लिजिबल मानने का, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं यहां पर कोई भी ड्रॉप एज्यूम नहीं करता हूं, ठीक है, तो यहां पर जो लोड का वोल्टेज होगा, लोड का वोल्टेज VL, और इसको मैं करंट लिख रहा हूं IL। तो ये लोड का वोल्टेज VL जो होगा, देखो ये जो प्लस है वो इसके थ्रू क्या होगा, यहां पर कोई ड्रॉप नहीं है तो इस यहां पर क्या आएगा, प्लस पर आएगा, इसको प्लस और आप इसको माइनस कर दो, ठीक है, प्लस पर आएगा। और ये जो माइनस होगा और इस करंट कोइल में कोई ड्रॉप नहीं है तो ये माइनस पर आएगा, एंड लोड का वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। आपको पता होगा ये सेम अजम्पशंस मैंने कहां पर माना था, ये सेम अजम्पशंस मैंने कहां पर एज्यूम किया था, वोल्टमीटर में भी मैंने इस तरह के अजम्पशंस माने थे, वोल्टमीटर के अंदर भी मैंने इस तरह के अजम्पशंस माने थे कि करंट कोइल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अरे याद है, याद है मैंने यहां पर पहले स्टार्टिंग में जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब मैंने क्या बोला था कि करंट कोइल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्रेशर कोइल का कोई इंडक्टेंस नहीं है, ऐसे मैंने वहां पर क्या किया था, अजम्पशंस माने थे। सेम मैं यहां पर भी क्या मान के चल रहा हूं कि यहां पर भी क्या होगा, करंट कोइल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है, तो सप्लाई का वोल्टेज और आपके पास में लोड और सप्लाई का वोल्टेज दोनों क्या होगा, इक्वली होगा। तो यहां से अपन क्या बोल के चल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस करंट कोइल इज नेग्लेक्टेड, इसका मतलब क्या होगा, लोड वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज। और यहां पर मैंने क्या बताया हुआ है कि phi जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, IL होगा या फिर ISC होगा। तो ये मेरे पास में क्या होंगे, दो अजम्पशंस होंगे, ठीक है। अब आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर आपके पास में पावर कितना कंज्यूम करेगा, कितने टाइम तक टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यूनिट की फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ड्राइविंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका डेरिवेशन नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, समझना। वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे ड्राइविंग टॉर्क निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है phi SH इंटू phi SC इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन phi SH एंड phi SC।
आपको पता होगा मैंने वहां पर आपको डेरिवेशन कराया था, वोट मीटर में डेरिवेशन कराया था, समझना, इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, बस ये फॉर्मूला लिखा कि ऐसा फॉर्मूला आएगा। वोट मीटर में मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था, ठीक है। और डेरिवेशन जब मैंने करवाया था, देखो सेम यहां पर वोट मीटर और मेरे पास में एनर्जी मीटर दोनों के सर्किट डायग्राम अगर मैं देखूं तो सेम है, ठीक है। करंट कोयल लोड के सीरीज में, प्रेशर कोयल सप्लाई के क्रॉस कनेक्टेड है, करंट कोयल का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया हुआ है, बट डिफरेंस ओनली क्या रहा है कि वहां पर आपकी प्रेशर कोयल क्या थी, हाईली रेजिस्टिव थी, और यहां पर प्रेशर कोयल क्या, हाईली इंडक्टिव। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम ही है। वोट मीटर भी एक्टिव पावर मेजर करता है, और आपने एनर्जी मीटर भी एक्टिव पावर कितने टाइम तक कंज्यूम किया है वो मेजर करता है, ठीक है। इसका मतलब वोट मीटर भी एक्टिव पावर मेजर करेगा, एनर्जी मीटर भी एक्टिव पावर मेजर करेगा, इन दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। बट डिफरेंस सिर्फ प्रेशर कोयल एक रेजिस्टिव और एक हाईली इंडक्टिव, ठीक है। तो यहां पर वहां पर जब मैंने आपको डेरिवेशन कराया था वोट मीटर में, तब आपको पता होगा पूरा प्रूफ किया था। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैंने लिखा था I1 इंटू I2 इंटू, नेक्स्ट मैंने लिखा था cos ऑफ एंगल बिटवीन I1 एंड I2 इंटू dm बाई डी थीटा। याद है क्या, ये फॉर्मूला याद है, इसको मैंने लिखा था अल्फा, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन I1 एंड I2। अरे फॉर्मूला याद है, I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा इंटू dm बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला वहां पर डेराइव कराया था। सिमिलरली यहां पर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने करंट नहीं, मैंने फ्लक्स की फॉर्मेट में यहां लिख दिया और कुछ नहीं है। अगर मैं करंट की फॉर्मेट में लिखूंगा तो सेम ऐसा ही फॉर्मूला आ जाएगा। बट अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने कॉस ऑफ अल्फा लिखा हुआ है, बट मैंने यहां पर साइन ऑफ अल्फा लिखा हुआ है, क्योंकि देखो ये अल्फा जो एंगल है वो I1 I2 के बीच का एंगल बोलूं, I1 करंट कौन सा था वहां पर, करंट कोयल का करंट, ठीक है, करंट कोयल का करंट था, और ये कौन सा करंट था, प्रेशर कोयल का करंट था। इसका मतलब ये जो एंगल होगा किस किसके बीच का एंगल होगा, करंट कोयल करंट और प्रेशर कोयल करंट के बीच का एंगल होगा। आपको पता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट। या फिर मैं इसी को भी ऐसा ही बोल सकता हूं कि ये जो अल्फा एंगल होगा वो करंट कोयल के फ्लक्स और प्रेशर कोयल के फ्लक्स के बीच का एंगल होगा। दोनों वर्ड अपन यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, करंट की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहां पर मैंने फ्लक्स की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, उसके लिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, या फिर इसी को आप चाहो तो ISH इंटू ISC और उसी फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट आप वैसा लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट समझना, अब मैंने यहां साइन लिखा हुआ और यहां पर कोस लिखा हुआ है, ऐसा क्यों, कोई रीजन बताएगा। इसका भी डेरिवेशन करा सकता हूं लेकिन नीड नहीं है, इसलिए डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, कहीं डेरिवेशन नहीं पूछेगा। बस ये इतना सा डिफरेंस पता लग जाए आपको कि साइन यहां पर क्यों लिखा हुआ है और यहां पर कोस क्यों लिखा हुआ है। कोस की जगह मैंने साइन क्यों किया है, यहां पर कोई बताएगा, कोस की जगह पर साइन क्यों किया है, बोलो यार। क्यों लिखा हुआ है, अरे प्रेशर कोयल में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है क्या, एक प्रेशर कोयल हाईली रेजिस्टिव है, दूसरी प्रेशर कोयल हाईली इंडक्टिव है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री का डिफरेंस है या नहीं है। और अगर 90 डिग्री का डिफरेंस है तो मुझे यहां पर अगर इनके करंट्स के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, और 90 डिग्री का डिफरेंस का मतलब मैं क्या बोलूंगा, यहां पर ये जो मेरे पास में होगा कोस की जगह पर क्या आ जाएगा, ओनली साइन, ठीक है। तो साइन मैंने क्यों लिखा हुआ है कि 90 डिग्री के प्रेशर कॉइल की डिफरेंस की वजह से, एक प्योरली इंडक्टिव, एक हाईली इंडक्टिव है और एक हाईली रेजिस्टिव है, तो उन डिफरेंस को कवर करने के लिए अपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन कर दिया है मैंने, और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास में साइन क्यों लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरे पास है प्रेशर कॉइल के फ्लक्स में या फिर मतलब करंट में डिफरेंस होने की वजह से, दोनों में। याद रह जाएगा ये फॉर्मूला, जल्दी से बताओ, याद रख लोगे। बाकी वही चीजें जो अपन ने वोट मीटर में लिखा हुआ है, बस यहां पर आपके पास में जो डिफरेंस आएगा वो कोस की जगह क्या आएगा, साइन आएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर मेरे पास में क्या है, यहां पर मेरे पास में क्या है, ये फॉर्मूला रहेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, यहां पर अगर मैं मान के चल रहा हूं कि इस प्रेशर कॉइल का इंपीडेंस क्या है, जेड है, जेड एसएच है, तो आप ISH करंट क्या बोल सकते हो, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, ISH करंट जो होगा वो क्या होगा, V फेज डिवाइड बाय जेड होगा। और अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर मैं लिखूं तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि FISH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V फेज कर सकता हूं क्या मैं, डिवाइड बाय इंपीडेंस से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज में क्या मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं इसको, अरे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V फेज लिख सकता हूं ना, ISH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V फेज है,
अरे क्लियर है, क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अब समझना, इसका अपन टॉर्क का फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं, तो उसके लिए मुझे फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको मैंने यही बताया था पहले कि जब भी मुझे एंगल निकालना होगा तो मैं एंगल कैसे निकालूंगा, मैं फेजर डायग्राम से। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वहां से चेक करते हैं क्या एंगल आएगा। तो समझना, मैंने अभी आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला लिखा है कि यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होगा फाई एस एच इंटू फाई एस सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन फाई एस एच एंड फाई एस सी, फाई एस एच एंड फाई एस सी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या करना है, फाई एस एच, ये सबसे पहले मुझे फेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, और फेजर के लिए मैं क्या मान के चल रहा हूं, वोल्टेज वी एज ए रेफरेंस, वोल्टेज वी एज ए रेफरेंस, यानी यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वोल्टेज वी है इसको एज ए रेफरेंस मान के चल रहा हूं, और यही वोल्टेज वी किसके क्रॉस आ रहा है, लोड के क्रॉस। और लोड आपका कौन सा है, मैंने क्या बोला था, घर का लोड कौन सा होता है आपका, मैक्सिमम लेगिंग लोड। तो मैं यहाँ पर लेगिंग लोड एज्यूम करके चल रहा हूँ, और उसका पावर फैक्टर कितना है, cos ऑफ फाई है। ठीक है, लेगिंग लोड है जिसका पावर फैक्टर क्या है, cos ऑफ फाई है, cos ऑफ फाई है। आप मुझे बताओ, लोड का जो करंट होगा वो सप्लाइड वोल्टेज से क्या करेगा, बताओ, लेग करेगा या लीड करेगा? लोड वोल्टेज जो होगा वो सप्लाई लोड का जो करंट होगा वो सप्लाई के वोल्टेज से, लोड करंट जो होगा वो सप्लाई के वोल्टेज से क्या करेगा, लेग करेगा या लीड करेगा? तो आपको पता है लोड कौन सा है, लेगिंग लोड है, और लेगिंग लोड है तो करंट जो होगा वो वोल्टेज से क्या करेगा, लेग करेगा। कितने एंगल से लेग करेगा, तो फाई एंगल से लेग करेगा। तो यहां पर आप ड्रॉ कर लो इस फेजर डायग्राम के अंदर कि यहां पर क्या होगा, लोड का जो करंट होगा वो क्या करेगा, फाई एंगल से लेग करेगा। तो ये लोड करंट क्या है, IL है, इसी को मैं I लिख सकता हूं, इसी को मैं ISC लिख सकता हूं, और ये कितने एंगल से लेग करेगा, फाई एंगल से। और ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, क्योंकि यहां पर क्या देखो, इधर से जो ISC करंट आ रहा होगा वही IL करंट होगा, और वही इसको मैं I करंट नोटेशन मान के चल रहा हूं। तो यहां पर IL ISC इक्वल टू क्या है, IA। और आपको पता है कि यहां पर क्या होगा, फ्लक्स जो फाई एस सी होगा, फाई एस सी जो फ्लक्स होगा, सीरीज फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISC होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISC है तो क्या मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं कि फाई एस सी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISC है। क्लियर है? तो ये मेरे पास में फाई एस सी आ गया यहां पर कि ये जो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब फाई एस सी भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अब मुझे दूसरा ड्रॉ करना है कि यहां पर जो मेरे पास में क्या है, ये जो करंट ISH है या जो फ्लक्स फाई एस है वो फाई एस एच प्रैक्टिकली V से कितने एंगल से लेग करेगा, 90 डिग्री से। और मैंने क्या बोला कि वो प्रैक्टिकली, आइडियली तो 90 डिग्री से लेग करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली डेल्टा डिग्री से लेग करेगा, और वो डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 90 के इक्वल होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जो फाई एस एच होगा वो फाई एस एच या ISH सप्लाई वोल्टेज से कितने एंगल से लेग करेगा, अप्रोक्सीमेटली 90 से। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, तो यहां पर क्या होगा, ISH और फाई एस एच वो क्या करेगा, बताओ, अप्रोक्सीमेटली डेल डिग्री से क्या करेगा, लेग करेगा। तो यहां से अपन क्या बोल के चल सकते हैं, ये एंगल कितना होगा, डेल एंगल होगा। वो वीडियो चल गया, लक्ष्य आपका वीडियो चल गया, ठीक है, चलो ठीक है, समझना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर क्या होगा, तो ये मेरे पास में डेल एंगल से लेग करेगा, और वो डेल अप्रोक्सीमेटली 90 के इक्वल होगा, इसलिए मैंने इसे ज्यादा लेग कर पाया हुआ है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो एंगल बिटवीन फाई एस एच एंड फाई एस सी कितना हुआ, कोई बताएगा मुझे? एंगल बिटवीन फाई एस एच एंड फाई एस सी कितना हुआ, ये एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन फाई एस एच एंड फाई एस सी कितना होगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेल माइनस फाई होगा? अरे एंगल बिटवीन फाई एस एंड फाई सी कितना होगा, तो डेल माइनस फाई होगा। डेल माइनस फाई होगा तो मैं इस फॉर्मूले अगर मैं वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो यहां से क्या आएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस एच फाई एस सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना है, डेल माइनस फाई। और मैंने क्या बोला था, ये फाई एस एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी फेज है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस एच, तो वी फेज है,
और फाई एसी क्या है, आई करंट है, कौन सा है, आईएल करंट इनटू क्या होगा, साइन ऑफ डेल्टा माइनस फाई। और इसी वी फेज को मैंने नोटेशन यूज किया था वी, और आईएल के लिए मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं आई इनटू क्या होगा, साइन ऑफ डेल्टा माइनस फाई। यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो अब इस पावर के रेस्पेक्ट में लगेगा। क्लियर है? अगर मेरे पास में देखो डेल्टा अगर 90 हो जाए, अगर मैं आइडियल केस में बात करूं तो आइडियल केस में अगर डेल्टा 90 हो गया तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, डेल्टा अगर 90 हो गया तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। ठीक है, यानी क्या होगा, डेल्टा 90 माइनस फाई क्या होगा, कोस फाई। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई कोस फाई। और वी आई कोस फाई कौन सा पावर होता है, ट्रू पावर या आपके पास में मेजर्ड पावर, ट्रू पावर या मेजर्ड पावर। वी आई कोस फाई एक्टिव पावर कौन सा होगा, ट्रू या मेजर्ड, ट्रू पावर। यानी अगर ये मेरे पास में एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री हो जाए तो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो लगेगा डिस्क पर वो ट्रू पावर की वजह से लगेगा, और अपन वही चाहते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर मेरे पास में होगा तो मैं क्या बोलूंगा, प्रैक्टिकली इस पावर की वजह से टॉर्क लगेगा। तो आप मुझे बताओ ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया ये किसका है, मेजर्ड पावर का है, ट्रू पावर का है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, ये मेजर्ड पावर का है, ट्रू पावर का है। ये किसका फॉर्मूला है, मेजर्ड पावर। क्यों, क्योंकि मैं यहां पर आइडियल केस नहीं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास में होगा एनर्जी मीटर में, ये किसका फॉर्मूला होगा, मेजर्ड पावर। और ट्रू मतलब क्या होगा, आइडियल केस। और आइडियल केस में 90 पुट कर देना तो वो आपका ट्रू पावर आएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि एनर्जी मीटर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी कि मेजर्ड पावर क्या होगा, मेजर्ड पावर कितना होगा, तो मेजर्ड पावर क्या लिखोगे बताओ, वी आई साइन ऑफ डेल्टा माइनस फाई। और ट्रू पावर तो आपको वैसे ही पता है, एक्टिव पावर का बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वी आई कॉस फाई। तो ये मेरे पास में क्या होंगी, ट्रू पावर और मेजर्ड पावर होंगी। और अगर मुझे एरर पूछ लिया जाए तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू करके अपन क्या कर सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं। आपको सेम पता होगा, जब मैंने प्रेशर कॉइल को इंडक्टेंस कंसिडर किया था, यहां पर मैंने करंट को, अभी मैंने जो डेरिवेशन किया हुआ है इसमें क्या किया हुआ है, मैंने करंट कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है। जब मैंने आपको वोट मीटर में प्रेशर कॉइल का कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस कंसिडर किया था, तब वहां पर फॉर्मूला क्या आया था, वी आई कोस ऑफ बीटा इंटू कोस ऑफ फाइव माइनस बीटा। कुछ याद है फॉर्मूला, वी आई कोस ऑफ बीटा और इंटू कोस ऑफ फाइव माइनस बीटा। तो सेम वैसा ही डेरिवेशन यहां पर भी अपन ने किया है, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट में करवाया, पूरा लॉन्ग डेरिवेशन नहीं किया है क्योंकि पूछता नहीं है। ठीक है, अगर किसी में डेरिवेशन भी पूछता, डेरिवेशन अगर इंपॉर्टेंट होता ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको जरूर करवाता। बस मेरे लिए क्या है, यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि अपने पास में ट्रू पावर तो वैसे ही याद रहता है क्योंकि आपको पता है एनर्जी मीटर भी पावर कंज्यूम करेगा, कौन सा, एक्टिव पावर। तो ट्रू पावर तो दोनों में सेम रहेगा। बस मेजर पावर वहां पर क्या आता है, कोस ऑफ बीटा माइनस फाई आता है, यहाँ पर क्या होगा मेरे पास में साइन ऑफ डेल्टा माइनस फाई हो जाएगा। ठीक है, फाइव माइनस बीटा आता है, यहाँ पर क्या होगा डेल्टा माइनस फाई हो जाएगा। याद रख लोगे ये दोनों फॉर्मूले, सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे पहले मैंने जो बताया वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों याद रहेगा, याद रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना। एक बार आपने गेट के क्वेश्चन किए होंगे वोट मीटर के, तो आपको पता है वोट मीटर और एनर्जी मीटर के दोनों क्वेश्चन मिक्सअप दिए होते हैं चैप्टर में। और वहां पर आपने देखा होगा एक क्वेश्चन दे रखा है कि लेग एडजस्टमेंट एक वर्ड यूज किया हुआ था। और देखा ये क्वेश्चन आपने कि आपके पास में लेग एडजस्टमेंट एक वर्ड यूज किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। वो लेग एडजस्टमेंट मतलब क्या है, वो एनर्जी मीटर का ही क्वेश्चन था। और उसमें उसने बोला था कि लेग एडजस्टमेंट करने के बाद में अपन ने डेल्टा 85 डिग्री कर दिया है। तो डेल्टा 85 को दे रखा था, लोड का पावर फैक्टर दे रखा था। ठीक है, और आपको V और I गिवन थे, और आपसे पूछा था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, तो मैंने क्या बताया, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। VI दे रखा था, cos फाई दे रखा था, तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी। VI दे रखा था, डेल्टा दे रखा था, फाई दे रखा था, क्या मेजर्ड वैल्यू। और एब्सोल्यूट एरर पूछा था तो मेजर्ड माइनस क्या कर देना, ट्रू। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताओ कि आपकी जो डिस्क है, ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है, एल्यूमिनियम डिस्क, ये कितने रिवॉल्यूशन करेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन डिस्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जल्दी बताओ। आपकी डिस्क के अंदर जो रिवॉल्यूशन होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, किस पैरामीटर पर डिपेंड करेंगे कि आपकी डिस्क कितनी रिवॉल्यूशन करेगी।
जल्दी बताओ, कुछ तो बताओ कि किस पैरामीटर पर आपकी डिस्क के अंदर रिवॉल्यूशन को कौन अफेक्ट करेगा, कि ये रिवॉल्यूशन करेगी या रिवॉल्यूशन नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा। अरे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो आंसर आप सोच रहे होंगे ना वही आंसर है, जो आप सोच रहे होंगे ना वही आंसर है। बता दो आप क्या सोच रहे हो जल्दी से। टॉर्क नहीं, थोड़ा और बेसिक, इतना हाई लेवल का नहीं सोचना है, थोड़ा और कम सोचो, इजीली बता दोगे। फ्लक्स नहीं, आपकी डिस्क के अंदर रिवॉल्यूशन होगा या रिवॉल्यूशन नहीं होगा, डिस्क रिवॉल्यूशन करेगी या नहीं करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अरे फ्लक्स करंट वो तो बहुत दूर की बात है, फ्लक्स करंट और ये तो बहुत दूर की बात है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने अपना लोड कनेक्ट किया या नहीं किया। अरे आपकी डिस्क रिवॉल्व करेगी या नहीं करेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने अपना लोड कनेक्ट किया या नहीं किया। ठीक है, अगर आप लोड कनेक्ट करोगे तभी तो करंट आएगा, वो करंट आया, फ्लक्स आया, वो टॉर्क आया, वो सब बात की बात है। मैं बोल रहा हूं ना कि इतना नहीं सोचना है, ठीक है, वो सब बात की बात है। उन चीजों के पैरामीटर, वो चीज कब आएगी, जब मैं अपना लोड कनेक्ट करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि सबसे पहले जब मैं अपना लोड कनेक्ट करूंगा तो लोड में करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से सीरीज फ्लक्स आएगा। शंट फ्लक्स तो डायरेक्टली, वैसे भी शंट फ्लक्स हो गई आपके पास में, क्योंकि शंट तो डायरेक्टली सप्लाई से, तो वो तो मेरे लोड करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अरे शंट फ्लक्स जो होगा वो लोड करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, लोड करंट पर ओनली कौन डिपेंड करेगा, सीरीज फ्लक्स। और जब ये दोनों फ्लक्स आएंगे तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ये करंट, फ्लक्स, टॉर्क इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये तो सब बाद में आएंगे। मेन चीज क्या होगी, मेरे लोड के ऊपर। अगर मैं अपना लोड कनेक्ट करूंगा तो ये सारे पैरामीटर आएंगे और उसकी वजह से आपकी डिस्क रिवॉल्व होगी। तो मेरे डिस्क पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि मैं लोड कनेक्ट करूंगा और लोड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आपको पता होगा कि यहां पर भी ये फिक्स होता है कि एल्यूमिनियम डिस्क में 24 रिवॉल्यूशन जब ये डिस्क कर लेगी तो इसका मतलब है 1 यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, 24 और 1 यूनिट निकलने का मतलब क्या हुआ कि मैंने 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर ली है, और इसकी वजह से इसमें 24 रिवॉल्यूशन होना चाहिए। ये जो मेरे पास डिस्क है ये 24 जब ऐसे, मतलब 24 को फिक्स डेटा नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे हर मीटर पर अपना अपना लिखा होता है कि कितने रिवॉल्यूशन डिस्क करेगी उसके अकॉर्डिंग इतने यूनिट निकलेंगे। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्क कितने रिवॉल्यूशन करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरी एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है। जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, अगर मीटर में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि भाई अगर आप 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करोगे तो 24 रिवॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका लोड 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर 24 रिवॉल्यूशन आएंगे। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या एनर्जी कंज्यूम होंगे, अरे क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड। अरे ये पॉइंट क्लियर है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिपेंड करेंगे मेरे एनर्जी कंज्यूम की, मैंने एनर्जी कितनी कंज्यूम की है। तो क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो होंगे, फिर तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो होंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन डिस्क इक्वल टू क्या होंगे, k टाइम्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम, k टाइम्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। और इसका मतलब मैं k की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम। और इसी k को अपन बोलते हैं मीटर कांस्टेंट, इसी k को अपन क्या बोलते हैं, मीटर कांस्टेंट। तो ये आपके एनर्जी मीटर का कांस्टेंट होता है। और इस मीटर कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो इस मीटर कांस्टेंट k की यूनिट क्या होगी, तो रिवॉल्यूशन, और एनर्जी किस में कंज्यूम करेंगे अपन, किलोवाट आवर में, तो एनर्जी कंज्यूम की यूनिट क्या होगी, किलोवाट आवर। तो यानी कि आपका जो मीटर कांस्टेंट होगा उस मीटर कांस्टेंट की यूनिट होगी रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। जो आप में से कोई कल पूछ रहा था कि रिवॉल्यूशन वर्ड ये किस में आता है, वो चीज क्लियर है।
कि आपको जब भी मीटर कांस्टेंट दिया होगा उसकी यूनिट दे रखी होगी रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। क्लियर है? रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो ध्यान रखना, ये मेरे पास में क्या है, एक तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूं। मैंने एक ये पावर का फॉर्मूला और एक ये मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला, बस ये दो इंपॉर्टेंट अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है। नेक्स्ट, फिर यहां पर एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा ये नाम, क्रीपिंग एरर। सुना है क्या नाम? क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग एरर नाम सुना है? ठीक है, क्रीपिंग एरर सुना है। चलो एक काम करते हैं, एक स्टोरी सुनाऊं, कहानी सुनना चाहोगे? अब तो एंडिंग चल रहा है, अब तो एक कहानी सुन ही लेते हैं। बहुत दिन हो गए अपन ने इधर उधर की बात ही नहीं की अभी तक, अपन टेक्निकली पढ़ते जा रहे हैं। जरूर, ठीक है। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी टेक्निकली होगी, ठीक है। जब कहानी खत्म हो गई, ये मान के चलना लगभग आपका एनर्जी मीटर लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। कहानी क्या है सुनो, आप सभी लोग फाइनल ईयर में आ चुके हो, गेट का एग्जाम देने वाले हो, और सपोज मान के चलो कि इसके बाद में आपका प्लेसमेंट हो चुका है एनर्जी मीटर बनाने वाली कंपनी के अंदर, ठीक है। कि जो कंपनी एनर्जी मीटर बनाती है उसके अंदर आपका प्लेसमेंट हो चुका है, और आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आपको कंपनी में जाते से आपको क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठीक है। और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि आपको इतने एनर्जी मीटर डिजाइन करने और गवर्नमेंट को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। जैसे आपको मिल गया कि सब मान के चलो कि 1000 वोट मीटर आपको डिजाइन करना है, ठीक है। और वो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उनके लिए चाहिए। तो आपको मैंने बताया था कि एनर्जी मीटर कैसे बनाते हैं। मैंने बोला कि एक शंट मैग्नेट बनाना, एक सीरीज मैग्नेट बनाना, फिर एक परमानेंट मैग्नेट प्लेस करना, एल्यूमिनियम डिस्क लेना, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ऐसे से एनर्जी मीटर डिजाइन होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया वैसे आपने क्या कर दिया, एनर्जी मीटर डिजाइन कर लिया, और गवर्नमेंट को बोल दिया, कंपनी को बोल दिया कि एनर्जी मीटर कंप्लीट हो चुका है डिजाइन, ठीक है। और कंपनी ने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आपको इतना पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बिजली चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे पता लगता है बताओ, कैसे पता लगता है? तो मैंने क्या बोला था कि गवर्नमेंट कंपेयर करती है कि आपके पर्टिकुलर एरिया से गवर्नमेंट को कितना पावर, कितने मेगा पावर या कितने मेगावाट पावर का पैसा आया हुआ है, ठीक है। जैसे आपके पास में आप लाइट का बिल पे करते हो ना, तो आपने जितना बिल पे किया होगा उसके रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट निकाल देगी कि आपने इतने पावर का पैसा पे किया हुआ है। तो वो क्या होगा, आपके यहाँ पर ही मेजर नहीं होता है, वो सबस्टेशन पर भी मेजर होता है, कि सबस्टेशन पर भी ये मेजर होता है कि उन्होंने कितना पावर सप्लाई किया, ठीक है। और अगर आपने सपोज मान के चलो कि गवर्नमेंट ने आपको 500 मेगावाट पावर सप्लाई किया, मेगावाट पावर सप्लाई किया, और आपकी तरफ से भी 500 मेगावाट का पैसा गया, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया, 500 मेगावाट आपको पावर सप्लाई हुआ सबस्टेशन से, पैसा भी उनको उसी का मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बिजली चोरी नहीं हो रही है। लेकिन क्या होगा, लेकिन जैसे अगर उन्होंने 500 मेगावाट का पावर सप्लाई किया और उनके पास में 300 मेगावाट का ही पैसा आया, तो बताओ क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, गवर्नमेंट क्या सोचेगी, भाई अब कहीं ना कहीं तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ठीक है। कि हम सप्लाई इतना कर रहे हैं, पैसा हमारे पास में इतने से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं बिजली चोरी हो रही है। तो जब आपके पर्टिकुलर एरिया में ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया, चेक करवाया, ठीक है। और चेक करवाया तो उन्होंने सभी के मीटर चेक किए या फिर सर्विस लाइन को चेक किया, कहीं कट तो नहीं है, ठीक है। इन सभी को चेक करने के बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा तो किसी उनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं बिजली चोरी नहीं हो रही थी, ठीक है। आपको पता है ना कि जो पोल से लेकर आपके घर तक जो वायर आता है, जो आपके मीटर तक जो वायर आता है, वो सर्विस लाइन का वायर कौन लाता है, आप खुद लेके आते हो या कंपनी लेके आती है, गवर्नमेंट देती है, आप खुद लेके आते हो। पोल से लेकर आपके घर तक का जो आपके पास में सर्विस लाइन का जो वायर होता है, कौन लेके आता है, गवर्नमेंट, या फिर आपके पास में आप लेके आते हो, गवर्नमेंट लेके आती है, एकदम सही है। आपको इतना पता है, ध्यान रखना, कभी भी इस वायर पर कट मत कर देना, है ना, कि यहां से काम